हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 अप्रैल 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है अमृतपाल की गिरफ्तारी। लगभग 37 दिनों के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल जो है वो खालिस्तान समर्थक माना जाता है, वह अलगाववादी नेता के तौर पर इसे जाना जाता है। अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह लगभग 6:45 बजे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे मोगा जिले के जरनैल सिंह भिंडरवाला के गांव से पकड़ा गया है। अब इसी गांव में सितंबर 2022 में उसकी वारिस पंजाब दे संगठन के मुखी के तौर पर दस्तारबंदी की गई थी, यानी कि वो संगठन का अध्यक्ष बना था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसको असम की डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल में भेज दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि जो असम की डिब्रूगढ़ जेल है वो उसमें अमृतपाल सिंह के समर्थक जो थे, उसके मित्र थे, टोटल 9 लोग को भी वहीं पर रखा गया है और इसको अलग बैरक में रखा गया है। और अब जो बातचीत का सिलसिला चलेगा वो अलग अलग चलेगा। बातचीत के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और सीबीआई के अधिकारी असम जाएंगे, जो अमृतपाल सिंह से अलग अलग दौर में बात करेंगे। अमृतपाल के बारे में या इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग बातचीत होगी। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ में जो आईजी हेडक्वार्टर है और जो आईजी हैं डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि रोड़े के गुरुद्वारा साहिब में अमृतपाल के होने की सूचना मिली थी। उसके बाद गांव में जो सिंपल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और इसमें भावनाओं का ख्याल रखा गया, इसलिए गुरुद्वारे में अंदर नहीं जाया गया। और जब क्या अमृतपाल सिंह को इसकी सूचना मिल गई कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो उसने भी कोई विरोध नहीं किया, वो आसानी से बाहर आया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो हमारे जो खिलाड़ी हैं कुश्ती के, उनका जो केस चल रहा है, केस या फिर आप कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी न्यूज़ है कि जो ब्रजभूषण सिंह हैं उन पर केस दर्ज किया जाए और उनका नार्को टेस्ट किया जाए। विनेश फोगाट ने ये बात कही है। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले लगभग फरवरी में ये मोर्चा खोला गया था और कुछ मांगें रखी गई थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उन्होंने पहलवानों की सभी मांगों को मान लिया था और उसके बाद एक कमेटी बनाई। कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम कर रही थी जो मुक्केबाज हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसी से खफा होकर 2 दिन पहले जब पहलवानों द्वारा दिल्ली में एफआईआर कराया गया तो एफआईआर नोट नहीं करी गई और ना ही कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद अब ये मामला जब धरने तक पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने धरना देने से भी मना कर दिया और उसके बाद ये पहलवान मीडिया में आए हैं। तो करीब 3 महीने बाद जंतर मंतर पर रविवार को बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के नेतृत्व में जुटे पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की है। विनेश ने कहा कि 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 दिन पहले ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। इनमें से एक नाबालिग है, इसलिए ब्रजभूषण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और पॉक्सो के तहत नार्को की कार्रवाई की जाए। उन्होंने उनका नार्को टेस्ट कराए जाने की भी मांग की। विनेश ने पत्रकारों से कहा कि 2 दिन पहले हमने शिकायत दर्ज कराई थी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी धरना जारी रहेगा। हम महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाए बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। बजरंग पूनिया ने कहा कि जनवरी में जब हमने धरना दिया था सरकार ने सभी मांगें मान ली थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें पेश नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सूडान से भारतीयों को लाने के लिए भेजे गए 2 विमान। आपको पता होगा कि सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है और कल यानी सैटरडे को सूडान के द्वारा या फिर जो अलगाववादी नेता हैं या फिर जो सैन्य संगठन है उसके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ईद से लेकर अगले 3 दिनों तक युद्ध विराम रहेगा और इसमें जो हवाई अड्डा है वो ओपन किया जाएगा ताकि जो दूसरे देश के या मित्र देश के वासिंदे हैं यहाँ पर उनको यहाँ से निकाल लिया जाए।
तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। सूडान में की सेना द्वारा विदेशी नागरिकों को निकालने में मदद की घोषणा करने के बाद कई देशों ने निकासी अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने भी सूडान में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना के 2 C-130J विमान जेद्दा यानी कि सऊदी अरब में तैनात किए हैं, जबकि INS सुमेधा को सूडान बंदरगाह की तरफ रवाना किया गया है। सऊदी अरब की मदद से शनिवार को भारत समेत 12 देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि अब तक सूडान से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या की सही जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुरोध पर सऊदी अरब ने भारतीयों को सूडान से निकालने में मदद की है। इसमें सऊदी अरब सरकार ने बयान जारी कर बताया कि 91 सऊदी नागरिकों समेत मित्र देशों के 66 नागरिकों को निकाला गया है। अब ये मित्र देश कौन कौन से हैं? कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, भारत, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, कनाडा के नागरिक इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में ले सकेंगे दाखिला। देखिए 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में दाखिला ले सकेंगे और यह संभव हो पाएगा क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट अंक के माध्यम से। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का यह फार्मूला सिर्फ अभी तक उच्च शिक्षा या कौशल विकास से जुड़े कोर्स तक सीमित था, लेकिन अब इसे स्कूली शिक्षा में भी प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा। इसे 4 स्तर पर बांटा गया है। पहला जो स्तर होगा वो बाल वाटिका या नर्सरी आप कह सकते हैं से 5वीं कक्षा तक। उसके बाद दूसरा जो होगा वो 6ठी से 8वीं कक्षा तक। तीसरा जो होगा वो 9वीं से 10वीं कक्षा तक, तथा जो चौथा होगा वो 11वीं व 12वीं कक्षा के स्तर तक होगा। सभी स्तरों के 40-40 क्रेडिट स्कोर होंगे। पूरी स्कूली शिक्षा का क्रेडिट स्कोर 160 होगा। कोई भी छात्र अतिरिक्त क्रेडिट अंकों के आधार पर सीधे दूसरे स्तर में दाखिला पा सकेगा। छात्र को इसके लिए पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में महारत हासिल कर अतिरिक्त क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। अब NCF जो क्रेडिट स्कोर है के फार्मूले में ITI पास छात्रों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा, यानी जिन्होंने ITI किया हुआ है उन्हें 12वीं के समकक्ष माना जाएगा और दूसरे 12वीं के छात्रों की तरह विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के योग्य होंगे। यानी जिन्होंने 10th में ITI किया है वो 12th के इक्वल माने जाएंगे, और या जिन्होंने ITI किया हुआ है उन्हें 12th के अकॉर्डिंग माना जाएगा और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकेंगे। अगर उनके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं भी है और ITI की मार्कशीट है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व कौशल विकास से जुड़े कोर्सों को लेकर क्रेडिट फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। शुरुआत में क्रेडिट फ्रेमवर्क को उच्च शिक्षा तक ही सीमित रखा गया था। 30 घंटे पर मिलेंगे एक क्रेडिट स्कोर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक NCF का फार्मूला सभी स्तर के लिए एक समान रखा गया है। किसी भी छात्र को एक क्रेडिट स्कोर तभी मिलेगा जब वह उस क्षेत्र में कम से कम 30 घंटे का समय देगा, यह भले ही पढ़ाई या फिर कुछ नया सीखने के लिए लाया गया हो। एक चरण पार करने के लिए न्यूनतम 40 क्रेडिट हासिल करना होगा। यह व्यवस्था स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर पर समान रखी गई है। स्कूली शिक्षा के चारों चरण को पूरा करने पर 160 क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जबकि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स पूरा करने पर 120 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। हालांकि PhD डिग्री मिलने तक उन्हें 320 क्रेडिट हासिल करना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है समुद्री मार्गों से भारत में आ रही है 60 से 70% तक ड्रग्स। नशे के मकड़ा जाल में पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के ज़्यादा जो राज्य हैं वो इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन तस्करों के नशे के अवैध कारोबार को फैलाने के लिए तटीय राज्यों को अड्डा बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 60 से 70% तक ड्रग्स जो है वो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचाया जाता है। यदि तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर अंकुश लगाने में सफल होते हैं तो युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक अभियान चलाने की बात कही थी, जिसमें अभी तक क्या होता था कि ड्रग्स से संभावित जो एरिया होते थे उनको केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर उनकी निगरानी की जाती थी, उनका डाटा तैयार किया जाता था। लेकिन फिर इस पर बात उठी कि जो ये निगरानी डाटा है इसे जिला स्तर पर भी लागू किया जाए
और हर आंकड़ों का रंग यानी पेपर का कलर अलग होगा। अगर ज़्यादा जो संवेदनशील इलाके हैं उनके लिए रेड पेपर यूज़ किया जाएगा, उसके बाद येलो, ऑरेंज, इस तरीके से बाकी कलर होंगे। तो ये भी एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको खास तौर पर टारगेट किए जाने की बात कही जा रही है ताकि ये इस तस्करी को रोका जा सके। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत और चीन के कमांडरों के बीच हुई 18वें दौर की बातचीत। देखिए, चीन के जो रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू, वो अगले सप्ताह जो भारत की यात्रा है उससे पहले 18वें दौर की बातचीत होगी और इसमें कमांडर स्तर की बातचीत होगी। और आपको पता होगा कि जो मई 2020 में जब कोरोना पीक पर पहला दौर जो था उसका पीक पर था या शुरुआती दौर पर था, तो उसमें किस तरीके से गलवान घाटी में चीनी सेना पूरे हथियार के साथ आई थी और वो नियंत्रण रेखा जो है उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। उसके बाद जो भारतीय सेना ने विरोध किया उसमें हाथापाई हुई, बहुत से हमारे जवान शहीद हुए और चीनी सैनिक मारे गए। उसके बाद से दोनों देशों में सीमा को लेकर टेंशन हो गई, विवाद हुआ और उसके बाद से कमांडर स्तर की बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि चीन इसमें कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपना रहा है। भारत हर तरीके से बात मानने को तैयार है लेकिन अपनी स्थिति बदलने को तैयार नहीं है और चीन अपना रुख अड़ियल रखे हुए है। इसकी वजह से ये हर बार कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो विफल हो जाती है। अब जो चीनी सेना के जो रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू, वो एससीओ की जो बैठक होने वाली है मई में 4-5 मई को, उसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री आएंगे, बिलावल भुट्टो। तो कई मुद्दों पर भारत इस पर बातचीत करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि देश की पहली वाटर मेट्रो का कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, मंगलवार को केरल यात्रा के दौरान भारत के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से शहर से जोड़ती है। यह कोच्चि जैसे शहर में बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी 3200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका वो यहां पर शुभारंभ करेंगे। चलिए, एक न्यूज़ और है कि बार काउंसिल ने कहा है कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति के खिलाफ। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों की बार काउंसिल से मिलकर सबको संज्ञान में लेकर एक फैसला किया है कि समलैंगिक का जो बहस चल रही है, इस समय कोर्ट में केस चल रहा है, उसका कानून नहीं बनाया जाना चाहिए और इसका बार काउंसिल ने विरोध किया है। विरोध की मुख्य वजह यह है कि हमारी संस्कृति ये नहीं है समलैंगिक विवाह की। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि पोंजी ऐप पर कसा जाएगा शिकंजा। पोंजी ऐप जिसमें कि प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतने दिन में इतना प्रतिशत आपको रिटर्न मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो थोड़ा सा लालच में आकर अपनी जमा पूंजी को इसमें फंसाते हैं और वो हालांकि 90% से 95% केसेस में यही होता है कि कंपनियां भाग जाती हैं, फिर वो ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है, स्टोर से हट जाता है, प्ले स्टोर से। तो ये सब कई समस्याएं ऐसी हैं जिसको अब वित्त मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जितनी भी ये पोंजी स्कीम देने वाली कंपनियां हैं या फिर ऐप हैं उस पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है और आने वाले समय पर इसके लिए कानून भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्ज पर काबू पाएं राज्य, नहीं तो विकास पर पड़ेगा असर।
देखिए, कोविड के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ा है, वह एक बड़ी चिंता का कारण है। अधिकांश राज्य वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर चुके हैं। इससे जुड़े आंकड़े बताते हैं कि इन पर कर्ज का बोझ पिछले वर्ष के मुकाबले 11.5% बढ़ा है। वैसे राज्यों के कुल सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्ज का अनुपात वर्ष 2021 के मुकाबले अब कम होकर 28.5% हो गया है। इसके बावजूद इस कर्ज को चुकाने में राज्यों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। आरबीआई का एक अध्ययन पत्र चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि अगर कर्ज का बोझ बढ़ता रहा तो राज्य पूंजीगत व्यय ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और इससे इनके विकास दर पर असर होगा। आरबीआई ने पिछले शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय और इनकी विकास दर के बीच संबंधों पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि राज्य जब पूंजीगत व्यय में 1% की वृद्धि करते हैं तो राज्य की विकास दर में 0.82 से लेकर 0.84% तक की वृद्धि होती है। चलिए, नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि गुयाना की विकास यात्रा में भारत बनेगा साझेदार। देखिए, विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स के से मुलाकात कर ऊर्जा, आपदा प्रबंधन समेत रक्षा के क्षेत्र में जो द्विपक्षीय सहयोग करने पर चर्चा की है। इस दौरान एस जयशंकर ने गुयाना को भरोसा दिलाया है कि भारत अमेरिका देश की विकास यात्रा में साझेदार बनेगा। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति इरफान अली और उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की और अपने समकक्ष हुग्ड टॉड के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों की सह अध्यक्षता में कृषि, रक्षा सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। जयशंकर ने भारत गुयाना व्यापार मंच को संबोधित करते हुए गुयाना की विदेश मंत्री ह्यूग टॉड, वित्त मंत्री अश्विनी सिंह और लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर की तारीफ की और कहा कि यहां भारतीय उद्यमियों की उपस्थिति दक्षिण अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती प्रगाढ़ता को दर्शाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में हो रहे औद्योगिकरण का लाभ उठा सकता है श्रीलंका। भारत में तेजी के साथ हो रहे तेज औद्योगिकरण का लाभ श्रीलंका उठा सकता है और अपने क्षेत्र में हवाई और समुद्री हब बना सकता है। यह बात श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो नॉर्थ पोर्ट के 30 साल की विकास योजना को लेकर आयोजित वर्कशॉप में कही है। इस दौरान उन्होंने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जिनमें श्रीलंका भारत की मदद ले सकता है। विक्रमसिंघे ने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश होने के बावजूद भारत में कुछ क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। हालांकि यह शुरुआत है, हमें कुछ मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है जो हमारे बंदरगाहों, विशेषकर कोलंबो बंदरगाह के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आज का यानी 24 अप्रैल 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।